नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं। एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यों की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। विधानमंडल जिसे कहते हैं, जहां पर 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद, वहां वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहां विधानसभा कानून बनाती है। कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद और राज्य के कानूनों में यदि ओवरलैप होगा, किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न होगा, तो संघ का कानून मान्य होगा। ये कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं। अब संसद कैसे कानून बनाती है, यह विषय है। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में नागरिक शास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में, सब इंस्पेक्टर पुलिस के संविधान एवं पॉलिटी के प्रश्न पत्रों में यह पाठ्यक्रम का पार्ट है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति विज्ञान के विषय को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, लॉ स्टूडेंट्स, एपीओ, पीओ, जुडिशरी की परीक्षाओं में कानून कैसे बनाया जाता है, इस पर प्रश्न आता है। न केवल डिस्क्रिप्टिव बल्कि ऑब्जेक्टिव भी। इसलिए गंभीरता से टॉपिक को सुनिएगा। इसकी टर्मिनोलॉजी का एक एक टेक्निकल वर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि न केवल वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के उद्देश्य से आपके लिए लाभदायी रहे, बल्कि एक 20 मिनट के वीडियो में या 20 मिनट तक मेरे बोले जाने से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। तो अब सीधे मैं टॉपिक पे आता हूं कि कानून यानी विधि का निर्माण करना संसद का प्राथमिक कार्य है। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। ठीक है, क्योंकि देश में कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो संसद के द्वारा ही बनाया जाता है। संसद कोई भी कानून बना सकता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और संसदीय लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद जब कानून बनाता है तो वो उससे रिलेटेड जो प्रपोजल होता है उसको हम विधेयक कहते हैं। ठीक है, कानून बनाने का जो प्रस्ताव लाता है संसद में, सरकार सामान्यता लाती है, क्योंकि विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक निजी विधेयक और एक सरकारी विधेयक। जब कोई भी संसद सदस्य विधेयक तैयार करता है तो उसको निजी विधेयक कहते हैं, लेकिन जब सरकार के द्वारा कोई कानून का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और इस विधेयक को विधायी प्रस्ताव कहा जाता है, और विधायी प्रस्ताव कहने के कारण इसको हम विधेयक कहते हैं। जब संसद के दोनों सदन इस विधेयक को, इस विधायी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे देते हैं तो उसे हम अधिनियम कहते हैं। यानी कि जब विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा अपनी मंजूरी दे दी जाए और राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सहमति दे दी जाए, तब वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। जो बिल है वो एक्ट का रूप ले लेता है। मोटे तौर पर विधेयक को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 2 धन विधेयक, नंबर 3 संविधान संशोधन विधेयक। आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में साधारण विधेयक पर। हम धन विधेयक पर बात तब करते हैं जब बजट की बात आएगी, और संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 का पार्ट है, इसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे। सदन यानी कि संसद नॉर्मली साधारण विधेयक को पारित करती, कानून बनाती है। ठीक है,
साधारण विधेयक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ऐसे विधेयक को पारित करते समय संसद के दोनों सदन अपने यहां पर सामान्य बहुमत से जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उनके बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे विधेयक को साधारण विधेयक कहते हैं और ये जो कानून बनता है ये अधिनियम होता है। ठीक है, साधारण विधेयक के अंतर्गत दोनों सदन जितने भी उस समय उपस्थित सदस्य हैं और मतदान कर रहे हैं वो अपने सामान्य बहुमत से पारित करते हैं। ठीक है, तो यहां साधारण विधेयक की पहले बात करते हैं और अगले टॉपिक में हम धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेंगे। तो ऐसे सभी विधेयक जो संविधान संशोधन एवं धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक हैं। कोई भी साधारण विधेयक को अधिनियम बनने के लिए, कानून बनने के लिए संसद में 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसको आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। 3 तो वाचन बोले जाते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ये टर्मिनोलॉजी है, संसदीय शब्दावली है, इसलिए आप इसको वाचन शब्द, रीडिंग शब्द बोलते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सामान्यतः सरकार ही विधेयक प्रस्तुत करती है, कोई मंत्री या सत्ता दल का कोई सांसद प्रस्तुत करेगा इस विधेयक को। तो यह विधेयक कानून बनाने की जो प्रक्रिया है किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे लोकसभा से प्रस्तुत कर दे या राज्यसभा से। इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि विधेयक का प्रारंभ लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक से स्टार्ट होगा। साधारण विधेयक किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, और प्रथम वाचन में केवल विधेयक प्रस्तुत करते हुए जो मंत्री या सदस्य है, सांसद है, वो केवल ये कहेगा कि मैं फला फला विधेयक सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। केवल प्रथम वाचन में इतना ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि समय इतना भी नहीं होता है कि उसके लिए विधेयक को प्रस्तुत करने का समय मिल पाए मंत्री को या विधेयक को, सांसद को या सरकार को। तो ऐसी परिस्थितियों में सदन के सभापति या स्पीकर, अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो सभापति महोदय, और अगर लोकसभा में वो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो लोकसभा के स्पीकर महोदय की अनुमति से भारत के गजट में, गजट ऑफ इंडिया में वो विधेयक को पब्लिश कर दिया जाता है। अगर समय नहीं मिला तो जब वो पब्लिश हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि सदन की अनुमति प्राप्त हो गई और प्रथम वाचन समाप्त हो गया। ठीक, तो प्रथम वाचन समझ गए। प्रथम वाचन में सरकार विधेयक का टाइटल बोलती है, उद्देश्य बताती है, किस उद्देश्य से हम ये कानून बनाने जा रहे हैं और हम इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कहकर प्रथम वाचन पूरा हो जाता है। अब आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन कानून बनाने का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अवस्था है, स्टेज है, चरण है। इसमें विस्तृत जांच होती है। इसमें सबसे पहले सदस्य या मंत्री जब प्रारंभ करेगा तो सामान्य बहस स्टार्ट होगी और सामान्य बहस के पश्चात ये लगेगा कि अभी इस विधेयक में को विस्तार से बहस करने की जरूरत है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, इसमें जनता की राय लिए जाने की जरूरत है। तो ऐसे अगर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो विधेयक को एक प्रवर समिति को या संयुक्त समिति को यह विधेयक सौंप दिया जाता है। अब आता है ये प्रवर समिति और संयुक्त समिति क्या किसे कहते हैं? जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जब उसी सदन के मेंबर एक कमेटी बनाते हैं इसकी जांच पड़ताल के लिए, इस विधेयक को समझने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी। ये उसी
उसी सदन के लोगों से, सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसमें ये विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। अब आता है कभी कभी संयुक्त कमेटी बनाई जाती है, तो संयुक्त कमेटी दोनों सदनों के मेंबर से मिलकर बनती है। जिसमें ये विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस सदन के भी मेंबर लिए जाएंगे और दूसरे सदन के मेंबर लिए जाएंगे, लेकिन इनका अनुपात क्लियर है। क्योंकि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, टोटल 552 की स्ट्रेंथ है और राज्यसभा में 252 की स्ट्रेंथ है, इसलिए 2 और 1 के अनुपात में सदस्य लिए जाएंगे। लोकसभा के 2 भाग और राज्यसभा का 1 भाग लिया जाएगा। 2 और 1 के अनुपात में सदस्य लिए जाएंगे और ये पूरे विधेयक का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के पश्चात वो उसके खंडवार जो भी उसके धारा है, क्लॉज हैं, सेक्शंस हैं, उनके एक एक सेक्शन पर विचार करेंगे। विशेषज्ञों की राय लेगी कमेटी, सरकारी संगठनों की राय लेगी और इस समय जो आपकी लोकसभा के जो सचिवालय है उन विधेयकों की तैयारी के पर विचार करते समय पूरी मदद करेगी और ये समिति ऐसे ही विधेयकों पर विचार करेगी जैसे सदन करती है। एक एक क्लॉज पर आपस में बहस करेंगे और देखेंगे क्या क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसके पश्चात लोकसभा सचिवालय रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि इस विधेयक में कोई संशोधन करना चाहती है प्रवर समिति या संयुक्त समिति तो अलग से संशोधन के बिंदु लिखे जाएंगे और लोकसभा सचिवालय ये रिपोर्ट तैयार करेगा और सदन में विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जब उसी सदन में विचार के लिए फिर से ये बिल आएगा, ये द्वितीय वाचन ही चल रहा है। जब कमेटी ने विचार कर लिया या जनता ने विचार कर लिया, जनता के विचारों के आधार पर कमेटी ने उस विधेयक पर विचार कर लिया, यदि कोई संशोधन की जरूरत हुई तो संशोधन भी अपना विचार व्यक्त कर दिया, संशोधन संबंधी भी, और इन सब बिंदुओं को अंकित करते हुए सदन के समक्ष फिर से वो विधेयक आ जाएगा और समिति द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है उसके खंडवार अब बहस स्टार्ट होगी सदन में। वो सदन जिस सदन ने अपने इस विधेयक को कमेटी को दे दिया था, सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी को, वहां से विचार करने के बाद जब वो कमेटी के द्वारा आ जाएगा तो फिर से अब सदन एक एक क्लॉज पर विस्तार से बहस स्टार्ट करेगा। क्योंकि प्रथम वाचन में कोई बहस नहीं किया था उसने, द्वितीय वाचन में सामान्य बहस करके कमेटी को दे दिया। अब कमेटी के बाद संशोधन या बिना संशोधन के बिल आया हुआ है तो एक एक क्लॉज वाइज डिस्कशन होगा और सदन संशोधन प्रस्तावित करेगी। अगर किसी नियम और कानून कोई बात विपक्ष को या सदन को नहीं पसंद है तो बताएगी इसमें सरकार को द्वारा संशोधन किया जाना चाहिए और फिर वो संशोधन स्वीकार्य है अथवा नहीं स्वीकार्य है इसके आधार पर मत लिया जाएगा, वोट पड़ेगा, एक एक क्लॉज पर वोट पड़ेगा। सामान्यतः सरकार जब विधेयक लाती है तो सरकार का ही सदन में बहुमत होता है, तो सामान्यतः सरकार अपने जो भी उसने विधेयक बनाया है उसमें से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं करती सामान्यतः और मत भी उसके पक्ष में पड़ता है क्योंकि उसका बहुमत होता है। संशोधन स्वीकार होने पर वो विधेयक के पार्ट बन जाते हैं जो संशोधन किया जाता है। अगर संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, मत अगेंस्ट पड़ता है तो संशोधन स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक क्लॉज पर लंबी बहस होने के पश्चात हर क्लॉज पर मत लिया जाता है। ठीक, और वो पार्ट बन जाता है आपका विधेयक का। इस प्रकार से पूरे विधेयक में जितनी धाराएं, जितने अध्याय होते हैं उन पर जब विस्तार से डिस्कशन हो जाता है तब ये थर्ड रीडिंग में आता है विधेयक। थर्ड रीडिंग में केवल सैद्धांतिक विषयों पर डिस्कशन होता है क्योंकि द्वितीय वाचन में विस्तार से उस सदन ने अपनी बात को पूरा कर लिया, एक एक क्लॉज पर बहस कर लिया, एक एक क्लॉज पर मत कर डाल दिया और एक एक क्लॉज को संशोधन या बिना संशोधन के स्वीकार कर लिया। इसलिए अब पूरे के पूरे विधेयक को तृतीय वाचन में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत के लिए रखा जाता है सदन में। ठीक,
अब उस पर फाइनल वोटिंग होती है कि इस विधेयक को स्वीकृत करने वाले हां बोले और अस्वीकृत करने वाले ना बोले। तो स्वीकृत के पक्ष में चूंकि सरकार का बहुमत होता है, स्वीकृत के पक्ष में अधिक से अधिक लोग होते हैं, इसलिए यह तृतीय वाचन में विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात प्रथम जिस सदन में यह विधेयक रखा गया, कानून का प्रस्ताव रखा गया, वह सदन इस कानून के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, इस विधेयक को अपने सदन में पारित मानती है। ठीक, जब एक सदन के द्वारा यह पारित हो जाता है तब यह विधेयक दूसरे सदन में जाता है। ठीक, अगर लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा में गया, अगर राज्यसभा पहला सदन है उसने पारित किया है तो लोकसभा में आएगा। अब दूसरे सदन में फिर से ये पूरी प्रक्रिया होगी जो आपने प्रथम वाचन द्वितीय वाचन में सुना। दूसरे सदन में भी विधेयक पुनः तीनों चरण से निकलेगा। दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होंगे, क्योंकि आपको बताया मैंने कि अगर पहले चरण में संयुक्त ज्वाइंट कमेटी ने निर्णय ले लिया है तो नॉर्मली बात है कि अब द्वितीय सदन कमेटी को रिकमेंड नहीं करेगी। दूसरे सदन में भी पुनः जब तीनों चरण प्रक्रिया पूरी होते हैं तो दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं। ये चारों विकल्प बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। नंबर 1, पहले सदन ने जैसे संशोधन या बिना संशोधन के विधेयक को पारित किया है और वैसे के वैसे अगर द्वितीय सदन भी स्वीकार कर लेता है तो विधेयक पास माना जाएगा और राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाएगा, तब कोई विवाद ही नहीं है। अगर विधेयक में संशोधन करता है दूसरा सदन और संशोधन करके पास करता है, बिल को पास करता है और पहले वाले सदन के पास वापस भेजेगा कि हमने ये संशोधन कर दिया है, ठीक, और दूसरा जो पहला जो सदन है वो उसे स्वीकार ना करे, अगर वो स्वीकार कर लेगा तो भी कोई समस्या नहीं है, राष्ट्रपति महोदय के पास एसेंट के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसने स्वीकार नहीं किया, तब डेडलॉक की स्थिति बन जाएगी, गतिरोध पैदा हो जाएगा। पहले सदन के द्वारा पारित और दूसरे सदन के द्वारा संशोधन ये माना जाएगा। तीसरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विधेयक को पूरी तरीके से दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे। पहले सदन ने जो पूरे प्रथम वाचन द्वितीय वाचन तृतीय वाचन के द्वारा जो पारित करके पहुंचाया द्वितीय सदन तक, द्वितीय सदन ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। चौथी ऐसी परिस्थिति समानता नहीं होती है, क्योंकि सरकार का प्रस्ताव होता है, सरकार का विधेयक होता है और सरकार का समानता दोनों सदनों में अपनी अच्छी संख्या होती है। एक सदन में तो जो आपका निम्न सदन है लोकसभा, वहां तो पूर्ण बहुमत होगा और द्वितीय सदन में भी उसके ठीक ठाक सदस्य होते हैं, जिसके कारण पूर्ण रूप से अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता। चौथा, विधेयक को बिना विचार किए पड़े रहने देना। यह परिस्थिति भी हो सकती है कि राज्य दूसरे सदन में गया और विधेयक पर कोई बहस ही नहीं हो रही है, पड़ा हुआ है और पड़े रहते हुए 6 महीने निकल गए। तब यह मान लिया जाता है निम्न परिस्थितियों में, जब विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया जाए, विधेयक पर बिना विचार किए पड़ा रह जाए दूसरे सदन में, और तीसरी परिस्थिति विधेयक पर संशोधन करे द्वितीय सदन और पहला सदन न माने। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो माना जाता है कि डेडलॉक की स्थिति हो गई है, दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे। ध्यान रहे, पेपर में आता है कि लोकसभा राज्यसभा के विधेयक के मामलों में जब गतिरोध पैदा होता है तो संयुक्त बैठक किसके आदेश से बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के आदेश से बुलाया जाएगा। और ऐसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर महोदय करेंगे, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के पास अध्यक्षता की कोई शक्ति नहीं है।
इसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। स्पीकर अगर अनुपस्थित हैं तो डिप्टी स्पीकर करेंगे लोकसभा के। यदि डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थिति हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, डिप्टी चेयरमैन करेंगे, और उपराष्ट्रपति महोदय सभापति महोदय नहीं करेंगे। ठीक। और जो गतिरोध के विषय हैं इस विधेयक में, केवल उन पर प्रस्ताव किया जाएगा और संशोधन के लिए प्रस्ताव किया जाएगा, और दोनों सदनों के जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे एक साथ, उनमें से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, इस विधेयक को पारित किया जाएगा, जिसके कारण संयुक्त बैठक बुलाई गई है। और जब ये पारित हो जाएगा, सामान्यतः लोकसभा के सदस्य संख्या ज्यादा होते हैं, 552 टोटल संख्या बताई गई है, 545 निर्वाचित हैं, तो सीधी सी बात है कि लोकसभा अगर पक्ष में होगा तो तुरंत ये विधेयक पारित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जा रहा है, न कि अलग अलग सदनों के सदस्य संख्या के हिसाब से। ठीक। कोरम इसका 1/10, अगर टोटल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य भी हैं उपस्थित तो संयुक्त बैठक का आयोजन हो जाएगा। मान लीजिए 750 में से केवल 75 लोग भी, 75 सदस्य ही आ जाते हैं सदन में, तो कोरम पूरा माना जाएगा और इस विधेयक पर डिस्कशन प्रारंभ हो जाएगा, मतदान भी हो जाएगा, और बहुमत के आधार पर, सामान्य बहुमत के आधार पर, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर ये विधेयक पारित किया जाएगा। और जब विधेयक पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति महोदय के सहमति के लिए जाएगा, एसेंट के लिए जाएगा। यदि राष्ट्रपति महोदय अनुमति दे देते हैं तो वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अधिनियम बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति महोदय अनुमति रोक लेते हैं तो विधेयक का वहीं अंत हो जाएगा। सामान्यतः राष्ट्रपति महोदय बहुत कम केसेस में अनुमति को रोकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पदाधिकारी है और सरकार के मंत्रिपरिषद के परामर्श पे काम करता है, तो इसलिए नॉर्मली अनुमति नहीं रोकते हैं। ठीक है, और यह कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय कि पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दें। क्या आप एक बार फिर से विचार करिए इस पर। अगर संसद के दोनों सदन अपने सामान्य बहुमत से, उपस्थित मतदान करने वाले बहुमत से फिर से पास कर देते हैं बिना किसी संशोधन के, तो राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये संसद कैसे कानून बनाता है इसको आप सुनिए। किसी प्रकार की कहीं कोई टेक्निकल गलती महसूस हो रही है या आपको लग रहा है समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।